हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है गुप्त काल। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, गुप्त वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? इसका उत्तर हो जाएगा, गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न है 2 नंबर, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा? इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को उसके दरबारी कवि हरिश्रेण ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदवाया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, गुप्त काल में कला एवं विज्ञान की उन्नति का उल्लेख करिए। इसका उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल में कला के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां तथा मंदिर बनवाए गए। वे मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काटकर नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन्हें ईंटों और पत्थर जैसी चीज़ों से बनाया गया था। बौद्ध विहारों में भी सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ। गुप्त काल में वाराणसी के निकट सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली। बौद्ध विहारों और हिंदू मंदिरों को अनेक सुंदर चित्रों से सजाया गया। बौद्ध विहारों की चित्रकला उच्च कोटि की थी। चित्र इतने उत्तम थे कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आज ही बने हैं। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोनों ही ज्योतिष तथा गणित में प्रवीण थे। आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? स्पष्ट करिए। इसका उत्तर हो जाएगा, गुप्त सम्राटों के विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को दृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध द्वारा शांति स्थापित की। यह शासन व्यवस्था मौर्यकालीन 3 स्तरीय स्थानीय, प्रांतीय व केंद्रीय से मिलती जुलती थी। इस काल में साहित्य, कला, धर्म व संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्त काल में उद्योग धंधे, व्यापार तथा वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई। व्यापारिक संगठनों द्वारा विदेशों से व्यापार उन्नत दशा में था। पाटलिपुत्र, वैशाली व उज्जैनी समृद्ध नगर थे। देश धन धान्य से पूर्ण था। इस कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, फयान कौन था? उसने तत्कालीन भारत के विषय में क्या लिखा? इसका उत्तर हो जाएगा, फयान एक चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन से रवाना होकर गोबी रेगिस्तान और मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। उसने तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में लिखा है कि समाज कई जातियों में बटा हुआ था। सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहते थे। नगरों में अछूतों के वर्गों से लोग घृणा करते थे। उन्हें बाकी नगर से दूर जाकर रहना पड़ता था। उच्च जातियों के लोग उनकी ओर देखना भी ठीक नहीं समझते थे। गुप्तकालीन समाज की यह बात सबसे बुरी थी। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने मालवा और गुजरात के शक शासकों को हराया। इससे उसे पश्चिमी समुद्री बंदरगाह मिल गया। इसके बाद उसे सकारी या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सही मिलान कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है, जैसा कि है यहाँ पर कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम शूद्रकम। इसका हो जाएगा मिलान, इसका मिलान हो जाएगा मृच्छकटिकम। अगला है विशाखदत्त, इसका हो जाएगा मुद्रा राक्षस। वराहमिहिर गुरुत्वाकर्षण। आर्यभट्ट का
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। भारत का नेपोलियन को कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे समुद्रगुप्त। अगला स्कंदगुप्त ने यहाँ पर रिक्त स्थान है झील का जीर्णोद्धार करवाया, तो यहाँ पर हो जाएगा सुदर्शन झील। क्या था? सुदर्शन झील। अगला एक गुप्त संवत का प्रारंभ यहाँ पर रिक्त स्थान है ईस्वी से होता है, तो 319 से 320 ईस्वी से होता है। अगला एक गुप्त वंश के पहले शासक थे, यहाँ पर भरा जाएगा श्रीगुप्त। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।